हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शुभांशु सर जीएस में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और आंतरिक संरचना जब पढ़ेंगे तो उसमें जब हलचल होगी तो भूकंप भी आएगा और ज्वालामुखी भी आएगा। तो ज्वालामुखी हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो कल हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये है पृथ्वी, मान लिया ये है पृथ्वी और ये है इसका कोर। तो जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, जब हम पृथ्वी के नीचे की ओर जा रहे होंगे तो सिंपल सी बात है, दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और नीचे जाने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये भी बात आपको पता है, क्लियर है। तो पृथ्वी के नीचे जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पर, पृथ्वी के नीचे जाने पर ये तीन चीजें बढ़ती हैं, दाब बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा और ताप बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ताप की, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे जब 32 मीटर गहराई पर जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया, सिंपल सी बात है, ये हो गया पृथ्वी का क्या हो गया, केंद्र हो गया, जो 6371 किलोमीटर पर होगा। 6371 किलोमीटर पर होगा, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी 6371 किलोमीटर। तो जब हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो 32 मीटर पर, 32 मीटर नीचे जाने पर, 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब ये 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है, तो 32 मीटर पर 1 डिग्री बढ़ रहा है, तो मान के चलिए 100 मीटर पर 3 डिग्री हो गया, तो 1000 मीटर पर 30 डिग्री, यानी कि 1 किलोमीटर, मतलब कि जब पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते हैं तो 1 किलोमीटर पर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, लेकिन कितने किलोमीटर तक बढ़ेगा, मात्र 8 किलोमीटर तक। फिर 8 किलोमीटर के नीचे जाएंगे, है ना, तो जो टेम्परेचर बढ़ने की दर है वो धीमे धीमे कम हो जाएगी। कब, कितने किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक। अब अगले 8 से लेकर जो अगले 100 किलोमीटर तक है, यहाँ पर क्या होगा, प्रति किलोमीटर, है ना, कितनी रेट से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आंसर 12 डिग्री सेल्सियस के रेट से बढ़ेगा, है ना। हर किलोमीटर पर टेम्परेचर अब 12 डिग्री सेल्सियस के रेट से बढ़ेगा। इसके नीचे चले गए कितने, 300 किलोमीटर, तो 100 से अगले 300 किलोमीटर तक प्रति किलोमीटर, हर किलोमीटर पर जो टेम्परेचर का रेट है वो कितना बढ़ेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। अब 300 से 6371 किलोमीटर तक, यहां तक, है ना, क्या होगा, प्रति किलोमीटर पर टेम्परेचर मात्र 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। बात समझ आ रही है ना। मतलब जैसे जैसे गहराई पर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होने की दर भी कम होती चली जा रही है। तो शुरुआत का जो 8 किलोमीटर था, शुरुआत के 8 किलोमीटर तक प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा था। 8 किलोमीटर के बाद अगले 100 किलोमीटर तक जाने पर प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा था। अगले 300 किलोमीटर जाने पर प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा था। और अगले 300 के नीचे 6371 किलोमीटर तक जाने पर हर किलोमीटर पर कितना टेम्परेचर बढ़ रहा था, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो ये हो गया ताप। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर का जो मटेरियल है वो गल चुका होगा, तरल रूप में आ चुका होगा। जब तरल रूप में आ चुका होगा तो ये धीमे से लावा बनकर उस छेद के माध्यम से बाहर आ जाएगा, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं, जिसको हमने कल भी पढ़ा था। अच्छा, तो अब आपको ये पता है कि हमको एक बात तो पता चली, पृथ्वी के अंदर कुछ तरल पदार्थ है। सबसे पहली बात हमको पता चली कि अब एक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो चीजें तरल अवस्था में होंगी। तो सबसे पहली बात हमको पता चली कि पृथ्वी के अंदर कुछ मटेरियल क्या है, गला हुआ, मतलब तरल पदार्थ में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन अब एक बात समझिएगा, दाब बढ़ रहा है ना, दाब बढ़ रहा है, तो जब यहां से नीचे जब अंदर चले जाएंगे तो दाब इतना ज्यादा मात्रा में हो जाएगा कि कुछ प्लेटों को पिघलने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जब प्लेटें पिघलेंगी, जब प्लेटें क्या होंगी, पिघलेंगी, तो वो आयतन ज्यादा कवर करेंगी, जब वो ज्यादा मात्रा में फैलेंगी। लेकिन दाब इतना ज्यादा हो गया है कि वो फैलने की उनको जगह ही नहीं मिल रही है। तो हम लोग एक पॉइंट ये भी सोच सकते हैं कि दाब सबसे ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, कुछ प्लेटें ठोस अवस्था में भी पाई जाएंगी क्योंकि उनको तरल होने की अभी छूट नहीं मिली है ना। तो ज्वालामुखी से हमको एक बात और पता चली कि दबाव ज्यादा होने के कारण कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में भी होंगे, कुछ पदार्थ ठोस होंगे,
कुछ पदार्थ ठोस होंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन अब हमको ज्वालामुखी से ज्यादा चीजें समझ में आ नहीं रही हैं। तो अब ज्वालामुखी से हमको दो चीजें समझ में आई, क्या? दाब ज्यादा हो रहा है तो घनत्व ज्यादा हो रहा है, दाब ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये तरल पदार्थ में होंगी, और दाब ज्यादा पड़ेगा तो वो चीजें पिघल नहीं पाएंगी, पिघलने के लिए उनको फैलने की जगह चाहिए, वो फैल पाएंगे नहीं, तो फैल नहीं पाएंगे तो किस अवस्था में पाई जाएंगी? हल्की सी ठोस अवस्था में पाई जाएंगी। तो हमको दो बातें समझ में आई ज्वालामुखी के कॉन्सेप्ट से, कि पृथ्वी के अंदर कुछ पदार्थ ठोस में होंगे और कुछ पदार्थ लिक्विड फॉर्म में होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? आपको ये पॉइंट समझ में आ गए? इसका आप जल्दी से क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी के आधार पर देख लिया, तो अब हम देखेंगे भूकंप के आधार पर। तो भूकंप के आधार पर पृथ्वी को हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला होगा लिथोस्फीयर, दूसरा होगा पायरोस्फीयर और तीसरा होगा बैरिस्फीयर। अब आपको याद रखना है कि लिथोस्फीयर पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर तक होता है, इसके बाद पायरोस्फीयर कितने किलोमीटर तक होता है, किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, क्योंकि पेपर जो सिविल का है वो ऐसे बनाता है। ठीक है ना, बाकी डिस्को रफ कर दे। ठीक है, तो आराम समझिएगा जरा सा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा ये थी पृथ्वी। तो भैया जब ये पृथ्वी थी तो ये था कोर, ये था केंद्र इसका, है ना। तो हमने क्या किया? पृथ्वी के काट ले ली हमने ऐसे करके, ये ठीक है ना। तो हमने करके एक पृथ्वी की काट ले ली ऐसा, ठीक है। तो भूकंप के आधार पर देखेंगे हम यहां पर, भूकंप के आधार पर, भूकंप के आधार पर देखेंगे। तो भूकंप के आधार पर पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3, ठीक है ना। अब ये जो है जीरो से लेकर 200 किलोमीटर तक, जीरो से लेकर ये 200 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। अब 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है, और 2900 से लेकर ये क्या है 6371 किलोमीटर तक है। तो ये जो पहला पार्ट है इसे हम कहते हैं पायरोस्फीयर। क्या कहते हैं इसे? सॉरी, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। इसे हम लोग कहते हैं पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर। और इसे कहते हैं हम लोग बैरिस्फीयर। क्या कहते हैं? बैरिस्फीयर। याद रखिएगा, क्लियर है। तो लिथोस्फीयर 0 से 200 किलोमीटर, पायरोस्फीयर 200 से 2900 किलोमीटर, बैरिस्फीयर 2900 से 6371 किलोमीटर तक का क्षेत्र कहलाता है। अब जरा देखते हैं कि ये था पृथ्वी। पृथ्वी पर जो भूकंप होते हैं, पृथ्वी पर जो भूकंप होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं, है ना। एक होता है साधारण भूकंप, एक होता है साधारण भूकंप, एक होता है मध्यम भूकंप, और एक होता है ना डीपली गहराई भूकंप, गहराई वाला भूकंप, ठीक है ना। तो जो साधारण भूकंप होते हैं वो 0 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। क्लियर है। जो मध्यम भूकंप होते हैं, है ना, जो ज्यादा थोड़ी सी हानि पहुंचाती हैं, है ना, वो 50 से 250 किलोमीटर के बीच से उत्पन्न होते हैं, 50 से 250 किलोमीटर के बीच में उत्पन्न होते हैं। और जो गहराई से उत्पन्न भूकंप होते हैं सबसे खतरनाक होते हैं, ये लगभग मान चलिए 250 से 700 किलोमीटर के बीच में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। कितने? 250 से 700 किलोमीटर के बीच में ये उत्पन्न होते हैं। इतनी आपको बात समझ में आ रही है? हर इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने माना कि कोई जो भूकंप है वो यहां से उत्पन्न हुआ, मान लिया हमने कि कोई भूकंप है वो यहां से उत्पन्न हुआ। हाँ, जब यहां से उत्पन्न होगा तो सीधे ऊपर जाएगा 90 डिग्री एंगल पर। तो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है इसे हम कहते हैं भूकंप मूल। इसे हम क्या कहते हैं? भूकंप मूल। याद रखिएगा, फोकस, इसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं भूकंप मूल, और बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर सबसे ऊपर जाता है, तो इसे कहते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर, अधिकेंद्र। तो सबसे पहले आपको बात रखनी है क्या, जिस स्थान से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम लोग भूकंप मूल कहते हैं, और जहां पर भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो आपको याद रखना है क्या, कि जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। बात समझ में आने लगी होगी, क्लियर है। अब भूकंप मूल से एपिसेंटर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होगा, ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में कई बार आया है, ठीक है ना, कि भूकंप मूल से अधिकेंद्र का कोण कितना होता है, तो आंसर है 90 डिग्री होता है।
डन, क्लियर है। हाँ भाई, ये जो भूकंप जब यहाँ से पैदा हुआ और जब ये ऊपर गया, जब ये ऊपर गया, अभी भूकंप आया कैसे था इसको समझो। हम लोग को पता है पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें पाई जाती हैं, अरे हाँ कि ना, पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें पाई जाती हैं। मान के चलिए कि ऐसे कोई प्लेट थी, ये प्लेट थी, ठीक है ना। जब दबाव ज़्यादा पड़ा, दबाव बढ़ता लगा, ये हल्की जैसे मुड़ती चली गई। जब दबाव ज़्यादा पड़ता चला गया तो ऐसे मुड़ती चली गई और एक समय ये टूट गई। जब ये टूटेगी तो सिंपल सी बात है, झटके आएंगे, वही भूकंप है। या फिर दूसरी बात ये भी तो हो सकती है कि दो प्लेटें ऐसे आपस में तैर रही थी, दो प्लेटें ऐसे धीमे धीमे हल्की सी तैर रही थी, ठीक है ना। और एक दिन वो प्लेट ऐसे पास में आई और लड़ गई, ठीक है ना। एक बार वो प्लेटें आई और आपस में ऐसे लड़ गई, तो जब प्लेटें लड़ेंगी तो ऊपर जो तरंग आएगी तो वो भूकंप का अनुभव कराएगी। इतनी बात समझ में आई आपको, क्लियर है। या तो प्लेट टूटेगी, दरार पड़ेगी तो टूट जाएगी तो भूकंप आ जाएगा, या तो प्लेटें आपस में टकरा जाएंगी तो भूकंप आ जाएगा। बात समझ आने लगी होगी आपको, ठीक है ना। तो हम आपको बताना क्या चाहते हैं, इसको समझो। हम बताना ये चाहते हैं कि जब ये प्लेट ऐसे टूटी तो इसके अंदर क्या थी, प्रत्यास्थ ऊर्जा थी। अगर आपसे कहा जाए भूकंप में कौन सी ऊर्जा निहित होती है तो आपको लगाना है इलास्टिक एनर्जी, है ना। इसे कहते हैं प्रत्यास्थ एनर्जी, प्रत्यास्थ ऊर्जा। जब छोटे छोटे एग्जाम आप दोगे जाके तो यही सब पेपर में आते हैं कि भूकंप में कौन सी ऊर्जा निहित होती है तो लगाना है इलास्टिक एनर्जी, मतलब कि प्रत्यास्थ ऊर्जा, ठीक है ना। अब जब ये ऐसे टूटी और एक तरंग के माध्यम से ऊपर चल कर आएगी, है ना, तो भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राइमरी वेव्स, एक होती है सेकेंडरी वेव्स, एक होती है लॉन्ग वेव्स, पी, एस और एल, है ना। कभी इसको पी जी, एस जी, एल जी कह देंगे, कभी इसको पी स्टार, एस स्टार और एल जी स्टार कह देंगे। इतना हम लोग को नहीं पढ़ना है ना, नॉर्मल हम लोग इतना पढ़ना है कि हर पेपर निकल जाए। पढ़ें सिर्फ उतना जितना हर एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है ना। तो एक होता है प्राइमरी वेव्स, इसे कहते हैं प्राथमिक तरंगे। एक होती है सेकेंडरी वेव्स, इसे कहते हैं द्वितीयक या गौड़ तरंगे। और तीसरी होती है लॉन्ग वेव्स, मतलब लंबी तरंगे, लॉन्ग वेव्स। अब ये जो लॉन्ग वेव है इसकी खोज की थी डॉक्टर एच.डी. लव ने। इसकी खोज एच.डी. लव ने की थी, जिसको लॉन्ग तरंगे एक जगह लव तरंगे, प्यारी तरंगे भी कहा जाता है। प्यारी नहीं है, प्यार विनाश का कारण है, तो ये बहुत विनाशी तरंगे होंगी, आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स और लॉन्ग वेव्स। अब तरंगे कौन सी आ रही हैं, प्राइमरी आ रही है, सेकेंडरी आ रही है कि लॉन्ग आ रही हैं, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक यंत्र है जिसको हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। क्या कहते हैं इसे, सीस्मोग्राफ। यानी भूकंपीय तरंगों का पता लगाने के लिए, भूकंपीय तरंगों का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर, सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसलिए स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सीस्मोलॉजी। क्या कहलाता है, सीस्मोलॉजी। तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सीस्मोलॉजी। और भूकंपीय तरंगे नापते हैं PSL, मतलब भूकंपीय तरंगों को नापते हैं सीस्मोग्राफ से। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव है इनकी स्पीड कितनी होती है। तो प्राइमरी वेव सबसे तेज चलती हैं, तो ये इसको रफ कर देते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो प्राइमरी वेव सबसे तेज चलती हैं, इनकी स्पीड लगभग मान के चलिए कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड तक होती है, ठीक है ना। कितनी होती है, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड तक होती है। सेकेंडरी वेव्स की स्पीड थोड़ी सी कम होती है, ये 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और लॉन्ग वेव की सबसे कम होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन आप तरंगों की स्पीड पर मत जाइए। प्राइमरी वेव सबसे तेज चलती हैं, सेकेंडरी वेव थोड़ी सी कम तेज चलती हैं और लॉन्ग वेव थोड़ी सी उससे कम तेज चलती हैं। लेकिन विनाशकारी बताया जाए तो प्राइमरी तरंगे थोड़ी सी कम विनाशकारी होती हैं, हल्के से झटके महसूस होते हैं, आदमी कहता है यार कुछ आया था, हल्का हल्का कुछ हिला है। सेकेंडरी वेव लगता है नहीं आ गया है ना, भागो। और लॉन्ग वेव है ना, आया है कि नहीं आया है ये बोलने से पहले ही आप नीचे पहुंच जाओगे, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे ऊपर पहुंच जाओगे, क्लियर है। तो सबसे कम विनाशकारी, सबसे ज्यादा विनाशकारी और ये इतनी है, क्लियर है। अब इस प्रकार से अगर हम तरंगों की तीव्रता दर्शाएं तो कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, है ना। प्राइमरी वेव ऐसा, ये है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव है ना, लॉन्ग वेव, ठीक है ना। ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी और ये है लॉन्ग वेव, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विनाशकारी कौन सी है, कम, ज्यादा और सबसे ज्यादा, है ना। अब देखते हैं ये इसमें एल छोड़ देते हैं, एल को अभी बाद में पढ़ेंगे, या फिर एल पहले पढ़ लेते हैं क्या, कि जो लॉन्ग वेव है ये पृथ्वी के अंदर कुछ नहीं जाती हैं,
लॉन्ग वेव जो है वो पृथ्वी के अंदर नहीं आती हैं, वो पृथ्वी के सीधे ऊपर आती हैं और अपना जो भी काम करना है उसको अगर नीचे ऊपर फेंकना है तो जो लॉन्ग वेव है वो हमेशा पृथ्वी की सतह पर चलती है, धरातल पर चलती है। इसलिए लॉन्ग वेव को हम लोग सतह तरंगे या धरातली तरंगों के नाम से जानते हैं। बस काम खत्म इसका। तो लॉन्ग वेव को हम लोग सतह तरंगे या धरातली तरंगों के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि धरातली तरंगों के नाम से हम लोग या फिर सरफेस वेव के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो लॉन्ग वेव को जानते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं, अब जब ये लॉन्ग वेव सीधे सतह पर आकर अपना काम करती है, क्लियर है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये क्या करती होंगी, है ना, ये अंदर भी जाती होंगी, ये ऊपर तो आएंगी लेकिन ये पीछे की ओर भी अपने जाएंगी। मतलब अगर मान के चलो कि यहां पर अगर आया है तो लॉन्ग वेव तो सीधे यहां पर आ जाएंगी, लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव है ये पीछे की ओर भी भागेंगी। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव है थोड़ी सी वो पीछे की ओर भी भागेंगी। तो जो प्राइमरी वेव है, जो प्राथमिक तरंग है, वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है। इसको हम अनुदैर्ध्य तरंग मानते हैं। क्या मानते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूड वेव मानते हैं, है ना। और जो एस तरंग है, जो सेकेंडरी वेव है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स है। क्लियर है। तो एस तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग मानते हैं। ये सिर्फ ठोसों में चलती हैं, द्रव में गायब हो जाती हैं। प्राइमरी वेव ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। तो ठोस में ज्यादा तेज चलेंगी, द्रव में थोड़ी सी कम हो जाएंगी। समझ में आ गया। ये द्रव में चलती तो है लेकिन कम कम मात्रा में चलती हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे कह दिया जाए कौन सी भूकंपीय तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, तो आपको बताना है प्राइमरी वेव। कौन सी तरंग, भूकंप की कौन सी तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, बताना है सेकेंडरी वेव। कौन सी तरंग को धरातली तरंग कहा जाता है, तो लॉन्ग वेव या लव वेव। क्लियर है। सबसे कम भूकंपीय तरंगों की स्पीड किसकी होती है, लॉन्ग वेव की। सबसे ज्यादा भूकंपीय तरंग की स्पीड किसकी होती है, प्राइमरी वेव की। कितनी होती है, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड, 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड और 3 किलोमीटर पर सेकेंड। किस तरंग की खोज HD लव ने की थी, तो फिर से आंसर है एल वेव, है ना। भूकंप के आधार पर पृथ्वी की दूसरी संरचना क्या कहलाती है, पृथ्वी का दूसरा भाग क्या कहलाता है, पायरोस्फीयर। भूकंप के आधार पर पृथ्वी का पहला पार्ट क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। तीसरा पार्ट क्या कहलाता है, तो लगाना बैरिस्फीयर। ठीक है ना। इतनी बात आपको बात समझ में आ रही है। मैं बहुत डीपली और बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं। आप लोग नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो धीमे से पॉज कर लो, है ना। जब माइंड फ्रेश हो तब पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के लिए माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है और आपका कॉन्सेंट्रेशन उससे कई ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इतनी अगर बात आपको समझ में आए तो मैं इसको रफ करना चाहता हूं, रफ कर देते हैं जल्दी से। तो अब हम देखना है कि प्राइमरी वेव कहां चलती है, सेकेंडरी वेव कहां चलती है और टर्सरी यानी कि लॉन्ग वेव कहां चलती है। इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता चलेगी। ठीक है ना। तो कौन सी भूकंपीय तरंग आ रही है, कौन सी भूकंपीय तरंग आ रही है, इस बात का पता हम लोग सीस्मोग्राफ से चलाते हैं। इस बात का पता हम किससे चलते हैं, सीस्मोग्राफ से करते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, ये है पृथ्वी, मान लिया यहां से कोई भूकंप उत्पन्न हुआ है तो इसे कहेंगे भूकंप मूल, फोकस, है ना। और ठीक 90 डिग्री पर यह अनुभव होगा तो इसे कहेंगे अधिकेंद्र, एपिसेंटर। तो भूकंप का अनुभव सबसे पहले जहां पर किया जाता है उस बिंदु को हम कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है ना। अब यहां से प्राइमरी सेकेंडरी वेव निकली धड़ाधड़, है ना। तो यहां से जब प्राइमरी सेकेंडरी वेव निकली तो हमने पृथ्वी को 3 भागों में बांट रखा है। पृथ्वी कितने भागों में बांटी है, 3 भागों में। मैं आपको बता देता हूं क्या, सिंपल सा। अगर भूकंप के आधार पर ना देखा जाए तो पृथ्वी को हमने वास्तव में 3 भागों में बांटा है। तो इसे पहले वाले पार्ट को कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं इसको, क्रस्ट। इस वाले पार्ट को कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल। और इस वाले भाग को कहते हैं कोर। क्या कहते हैं इसे, कोर। ठीक है ना। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। ठीक है। तो हमने इस प्रकार से इसको बांटा। तो ये इसको हम ऐसे करके कोर मानते हैं, समझिएगा। इसको हम लोग क्या मानते हैं, कोर मानते हैं। चलिए इसको हमने कोर मान लिया। तो जब यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ तो तरंगे यहां से ऐसे भागी, ये भागी, इस प्रकार से तरंगे ऐसे करके भागेगी। इस प्रकार से। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए ये जितनी तरंगें आई ना, ये P एंड S है। ये क्या है, P एंड S, P एंड S, ये सब P एंड S हैं। P एंड S, P एंड S, P एंड S, P एंड S, S एंड P एंड S, P एंड S, P एंड S, P एंड S,
P एंड S। क्लियर है? तो मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव हमको सिर्फ यहाँ जब भूकंप आया था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइमरी और सेकेंडरी वेव प्राप्त हुई थी, और यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी और सेकेंडरी वेव प्राप्त हुई थी। ठीक है ना? अब क्या है, जब ये इसके नीचे से होकर जाती है तो भैया सेकेंडरी वेव यहाँ से गायब हो जाएगी। अब यहाँ से सेकेंडरी वेव्स गायब हो जाएंगी, ठीक है ना? और यहां पर ये सिर्फ P पहुंचेंगी, ये सिर्फ P है। तो इससे में क्या पता चला, हमने आपको बताया था कि जो प्राइमरी वेव होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग है। जो प्राइमरी वेव है ये कैसी तरंग है? ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं, है ना? ठोस में स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी और इसमें स्पीड थोड़ी सी कम होगी। लेकिन जो S तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स है। कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये सिर्फ किस में चलती है? ठोस में चलेगी और द्रव में ये गायब हो जाएगी। तो हमने ये देखा क्या कि जब यहां से भूकंप आया था तो P और S तो हर जगह पहुंची, लेकिन पृथ्वी के जस्ट अपोजिट में सिर्फ P पहुंची और S नहीं पहुंची। तो इससे आपको क्या पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब S नहीं पहुंची पीछे तक, तो आंतरिक संरचना में हमको ये पता चला कि कहीं ना कहीं ये जो कोर है, कहीं ना कहीं ये जो कोर है ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। क्योंकि ठोस अवस्था में ही S चल पाती हैं, लिक्विड में अवस्था में S चल नहीं पाती हैं और S इसके पीछे आ नहीं पाई। तो हमें इससे एक अवधारणा पता चली, क्या? कि कोर कहीं ना कहीं क्या है? तरल अवस्था में है ना? तो कोर कहीं ना कहीं तरल अवस्था में है। इससे हमको भूकंप के सहारे ये पता चल गया। बात समझ आने लगी होगी? क्लियर है? तो अब यहां वाले क्षेत्र में कोई भूकंप का अनुभव होगा ही नहीं। इस वाले क्षेत्र में कोई भी भूकंप का अनुभव नहीं होगा, ठीक है ना? तो इस अब यहां पर कोई भी भूकंप का अनुभव नहीं हुआ, तो यहां पर P तरंगे भी नहीं पहुंच पाई, है ना? तो अगर इसका एंगल देखा जाए तो ये एंगल 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच में होता है। क्लियर है? और इसे कहते हैं P तरंग का छाया क्षेत्र। P तरंग का छाया क्षेत्र, P तरंग का छाया क्षेत्र। तो आपसे पूछा जाए कि P तरंग का छाया क्षेत्र कितने एंगल पर कार्य करता है, तो 103 डिग्री से 143 डिग्री पर। तो ये भी कितना होगा? तो ये भी 103 डिग्री से क्या होगा? 143 डिग्री होगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? और अगर आपसे इसी में कह दिया जाए कि बताइए S तरंग का छाया क्षेत्र क्या है, तो भैया S तरंग यहीं पर तो थी, P यहां पर आ गई थी, तो इतना एंगल लिया था। और अगर आपका S पूछ लिया जाए तो यहां 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री पश्चिम से लेकर 103 डिग्री पूर्व तक का ये पूरा क्षेत्र क्या होगा? S तरंग का छाया क्षेत्र होगा। 103 डिग्री है ना, पूर्व से लेकर 103 डिग्री पश्चिम, 103 डिग्री पश्चिम तक का जो क्षेत्र होगा वो S तरंग का छाया क्षेत्र होगा। S तरंग का छाया क्षेत्र होगा। मतलब कि जो S तरंग है वो यहां से लेकर यहां तक तो आ ही नहीं पाई, और जो P तरंग है वो यहां से लेकर यहां तक आ पाई, ठीक है ना? क्योंकि इसके आने पर जब इसकी स्पीड कम हुई तो इसको ऐसे बिल्कुल सीधे नहीं जा पाई, है ना? वो नीचे धीमे धीमे चली गई। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक, भूकंप समझ में आ रहा है? जिस भी स्थान पर भूकंप आने वाला होगा, जिस भी स्थान पर भूकंप आने वाला होगा, उस स्थान पर रेडॉन नाम की गैस बढ़ जाएगी। जिस भी स्थान पर भूकंप आने वाला होगा सर, है ना, उस स्थान पर रेडॉन गैस बढ़ जाएगी। इसलिए रेडॉन गैस को भूकंपीय गैस भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी बनाया जाता है कि बताइए वायुमंडल में कौन सी गैस ना के मात्रा में होती है? ना के मात्रा में होती है, लेकिन भूकंप आने के समय वो सबसे ज्यादा मात्रा में फैल जाती है। तो आंसर लगाना है रेडॉन। क्या लगाना है? रेडॉन। क्लियर है? बात समझ में आने लगी होगी? इतनी बात अगर आपको समझ में आई, अगर आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना धीमे धीमे समझ में आ रही है, तो अब इसको और ज्यादा मात्रा में समझते हैं। ज्वालामुखी के बारे में समझ लिया, भूकंप से संबंधित समझ लिया, तो भूकंप से 2-3 पॉइंट और भी है, इसको भी समझ लेते हैं, है ना? क्या है कि मान के चलिए कि जहां पर सामान्यतः भूकंप आते रहते हैं, जहां पर मान लीजिए सामान्यतः भूकंप आते रहते हैं, जैसे मान लो ये है पृथ्वी, है ना? तो यहां पर भूकंप आते रहते हैं, यहां पर भूकंप आते रहते हैं, यहां पर भूकंप आते रहते हैं, है ना? तो जहां पर सामान्यतः भूकंप आते रहते हैं तो उनसे जो भी लाइन हम खींचेंगे,
है ना, उनसे आपने देखा होगा ना, जब भी अगर बड़ी बड़ी मूवी आपने देखी होंगी या पिक्चर आपने देखी होंगी ना, तो एक ग्लोब बना रहता है, लोग उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसे करके लाइन खिंच जाती है ना, कई सारी लाइन ऐसे जा रही होती है कि फ्रांस के बाद जापान के बाद ऐसे, है ना, लाइन खींच देते हैं। तो ऐसी लाइन बता रहे हैं, वो काल्पनिक रेखा सामान्य, जहां पर भूकंप आते रहते हैं तो सामान्य भूकंप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, सामान्य भूकंप क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोसीस्मल लाइन। क्या है? आइसोसीस्मल लाइन। जैसे मान लीजिए कि एक ही समय, जैसे मानिए क्या जब यहां से भूकंप आया तो ये तरंग, एक तरंग यहां गई और एक तरंग यहां गई, एक तरंग यहां पर गई, यहां पर सबसे पहले अनुभव हुआ था तो इसे अधिकेंद्र कहा था। लेकिन जब ये तरंग जो यहां पर गई और यहां पर गई है तो यहां पर कोई देश होगा और यहां पर कोई देश होगा, तो यहां पर जितने समय भूकंप आएगा उतने समय यहां पर भूकंप आएगा। क्लियर है? तो इनको हमने मिला दिया लाइन से, एक लाइन से इनको मिला दिया। जब यहां पर जिस समय भूकंप आएगा उसी समय यहां भूकंप आएगा, क्योंकि तरंगों की स्पीड तो बराबर होगी ना। तो इनको हमने मिला दिया। तो एक ही समय में जहां जहां भूकंप आए हैं, एक ही समय में जहां जहां भूकंप आए हैं उन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है हीमोसीस्मल लाइन। क्या कहलाती है? हीमोसीस्मल लाइन। तो आपको दो सीस्मल लाइन याद रखनी है। सीस मतलब होता है भूकंप। क्लियर है? तो आपको दो लाइन याद रखनी है। क्या? कि सामान्य भूकंप की तीव्रता को, सामान्य भूकंप की तीव्रता वाले क्षेत्रों को मिलाकर खींची गई रेखा आइसोसीस्मल कहलाती है, जबकि एक ही समय में जहां जहां भूकंप आए हैं उन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा हीमोसीस्मल लाइन कहलाती है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। एक बार फिर से मैं बताता हूं कि पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है, इसलिए भाग के पीछे तक आ गई थी, है ना। एक ठोस में ज्यादा तेज चल सकती है तो बिल्कुल सीधे सीधे जा रही थी, लेकिन जब पीछे आई तो इसकी गति धीमी हो गई, तो ये धीमे से एच करके आ गई। तो पी तरंग का छाया क्षेत्र क्या कहला है? 103 डिग्री से 143 डिग्री, किसी में लिखा रहता है 105 डिग्री से 145 डिग्री, है ना। लेकिन जो मान्यता प्राप्त है, यानी जो पेपर में आया है वो अधिकतर वो यही देखा गया है, ठीक है ना। और एस तरंग का छाया क्षेत्र पूछे तो 103 डिग्री पश्चिम से लेकर, या 103 डिग्री पूर्व से लेकर 103 डिग्री पश्चिम तक का क्षेत्र, ये पूरा का यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा? एस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अगर नहीं मजा आ रहा कोई बात नहीं, पहले आप किसी नॉर्मल टीचर से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देगा। बेसिक समझाने के बाद आप जब लाइव क्लास में होते हो या फिर जब आप क्लास में होते हैं तो आपके पास क्वेरी होती है, तो आप अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्वेरी नहीं है तो आप पहले कोई भी टीचर पकड़ लीजिएगा, उस टीचर से पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आपको थोड़े हल्के हल्के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तब मेरी क्लास अटेंड कीजिएगा। क्लियर है? चलिए वापस आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर पे। आप लोग सोच रहे होंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सर बात कर रहे हैं, नहीं, क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप भैया पहले ये समझेंगे तभी इस पर आप आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर हमने इसको समझाया तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये तो बस डाटा है कि हमने लिखा और इसका घनत्व इतना होता है, इसका घनत्व इतना होता है, यहाँ पर सियाल, सीमा, नीफे। अगर मैं इसको ऐसे बताने लगूंगा तो आप समझ जाओगे क्या कि जैसा किताब में लिखा हुआ है वैसा रट्टे तोता तुरंत ही आए, अपना बताया और बता के निकल गए, है ना। ऐसा कुछ नहीं, बहुत डीपली समझिए, जैसा सब लोग समझते हैं, जैसा सिविल के पेपर में आता है, मेंस के पेपर में आता है, बिल्कुल वैसे समझिए कि जब आपको पेपर में लिखने के लिए आए या भूकंप या पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप समझाइए तो आप उसको इतना समझा सकते हैं कि आपका इतना डाटा हो कि आपको 250 शब्द भी लगे, यार 250 क्यों आया है, ये 700 आना चाहिए था, तो आप उतना भी लिख कर आए, है ना। क्योंकि मेंस के पेपर में पहली बार में दिक्कत यही आती है कि बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ के जाता है कि उसको इतना ज़्यादा आ रहा होता है कि उसने पूछा 1857 क्रांति को बताइए। अब 1857 क्रांति में उसने बताया 1857 क्रांति में महिलाओं का योगदान बताइए, तो उस बच्चे को 1857 क्रांति के बारे में इतनी सारी चीज़ें आती थी कि उसने सबसे ज़्यादा मात्रा में पढ़ रखी थी, तो वो ये भूल गया कि उसमें सिर्फ महिलाओं के बारे में पूछा गया है। उसने पूरी 1857 क्रांति लिख दी, है ना, जिससे अगले क्वेश्चन उसके मेंस के छूट जाते हैं। तो एक्चुअली में सिर्फ इतना लिखिए, जितना उतना समझिए, क्वेश्चन जो लिखा है उसी को पढ़िए अच्छे से और उतना ही आंसर दीजिए जितना आपको देना है। रफ कर देते हैं इसको। तो आई होप इसको समझ में आया। अभी मैं आपको क्वेश्चन के आंसर पूछूंगा, अभी मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए, अभी हमने बताया आपको कि सामान्य तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी मैं आपको बता देता हूं। चलिए इसके बारे में बता देते हैं कि सामान्य तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, सामान्य तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आप बताना आइसोसीस्मल लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोसीस्मल लाइन कहलाती है। आइसोसीस्मल रेखा, इसको हिंदी में भी ऐसे याद करेंगे और इंग्लिश में भी ऐसे याद करेंगे। आइसोसीस्मल रेखा कहलाती है।
ठीक है ना। और एक ही समय में जहां जहां भूकंप आए हैं, क्वेश्चन क्या है, एक ही समय में आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को, एक ही समय में आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो एक ही समय में आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है हीमोसिस्मल लाइन। क्या कहलाती है? हीमोसिस्मल लाइन, हीमोसिस्मल रेखा, हीमोसिस्मल रेखा। आई होप आपको ये दोनों बात समझ में आ गई है ना। तो बात कर लेते हैं, या तीव्रता लिखा हुआ है, तीव्रता, इंटेंसिटी। अभी तीव्रता की बात कर लेते हैं, इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं, इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं भाई, कि तीव्रता क्या है। जब भूकंप आया तो वो उसके कितनी ऊर्जा निकाली, जब भूकंप आया तो उसने कितनी चीजें बर्बाद करी, कितनी ऊर्जा निकली थी, है ना। तो इसको नापने के लिए, इस भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए मेरे पास 3 पैमाने हैं। कितने पैमाने हैं? 3 स्केल है ना। पहला स्केल क्या है? पहला स्केल मान लेते हैं रिएक्टर स्केल। क्या होता है? रिएक्टर स्केल, या रिचर स्केल भी कहते हैं इसे, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना। पहला पैमाना हो गया रिएक्टर पैमाना। दूसरा हो गया मार्केली पैमाना। दूसरा कौन सा हो गया? मार्केली पैमाना। अब आप सोचोगे कि अरे यार, हमें तो अभी किताब में सिर्फ एक ही बताया जाता था, या फिर क्लास में भी एक ही बताया जाता था, यहाँ पर तो असर बताया चले जा रहा है, क्योंकि आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़े सिर्फ उतना जितना हर एग्जाम में पूछा जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो पहला है रिएक्टर स्केल, दूसरा है मार्केली स्केल, और तीसरा है राशि फेरल स्केल, राशि फेरल पैमाना। तो अभी तक भूकंप को नापने के लिए 3 पैमाने बनाए गए थे। तो इनमें से सबसे लेटेस्ट पैमाना है रिएक्टर पैमाना, जिसको हमें पढ़ना है। इसको बनाया था चार्ल्स रिक्टर ने, बनाया था, है ना। 1935 की बात बता रहे हैं हम आपको। और 1935 में नायलॉन का भी आविष्कार हुआ था। 1935 में नायलॉन का भी आविष्कार हुआ था। नायलॉन को हम लोग कहते हैं, है ना, फाइबर 6,6, ऊन 6,6 कहते हैं ना। तो ये फाइबर का छठी जाति और छठा रूप होता है क्या? नायलॉन। नायलॉन का आविष्कार 1935 में 2 देशों ने मिलकर किया था। NYC होता है न्यूयॉर्क, NYC होता है न्यूयॉर्क, और LONC होता है लंदन। LONC क्या होता है? लंदन। क्लियर है? तो न्यूयॉर्क और लंदन ने मिलकर क्या किया था? न्यूयॉर्क और लंदन ने मिलकर, बताइए, 1935 में नायलॉन का आविष्कार किया था। तो हम लोग को 1935 में रिएक्टर पैमाना की भी खोज हुई थी। और 1935 भारत संविधान के, भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, है ना, हम लोगों ने क्या किया था? 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। 1937 को बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। अलग कब हुआ था? 1937 में। किस एक्ट के तहत? 1935 एक्ट के तहत। और 1935 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो हम आपको चैप्टर बिगाड़ना नहीं चाहते, तो वापस आ जाते हैं रिएक्टर पैमाने पर। तो रिएक्टर पैमाने की खोज 1935 में हुई थी, चार्ल्स रिएक्टर ने इसकी खोज की थी। अब ये रिएक्टर पैमाना होता क्या है, इसको समझ लीजिए कि इसमें बेटा 1 से लेकर 9 तक के पॉइंट होते हैं। इसमें 0 से लेकर तक के 9 तक के पॉइंट होते हैं। मान लीजिए इसमें 0 से लेकर 9 तक के पॉइंट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। इस प्रकार से पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि जब भूकंप आया तो उस भूकंप ने क्या किया था कि जो गतिशीलता थी, गतिशीलता जानते हो? गतिशीलता, है ना, और ऊर्जा, ठीक है ना। अभी ऊर्जा और गतिशीलता समझ लीजिए। गतिशीलता क्या होती है? कंपन, ठीक है ना। तो जैसे मानिए कि कोई भी जो, ये मान लीजिए ये जो मार्कर है, ये मार्कर 10 बार हिला है। ये मार्कर अगर 10 बार हिला है, और इससे जो ऊर्जा है वो 32 गुनी निकली है। कितनी गुनी निकली है? 32 गुनी। ऊर्जा कैसे निकलेगी? जो आवाज आएगी, ठीक है ना। तो यानी कि बिल्डिंग जब गिरेगी, हानि होगी, है ना। तो जो गतिशीलता है वो 10 गुना, ठीक है ना, और जो ऊर्जा है वो 32 गुना, ठीक है ना। आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई ऊर्जा थी, मुझे मान लीजिए कि 10 बार कंपन हुआ था और 32 बिल्डिंग गिर गई थी, ठीक है ना। अब उसे हम कहेंगे एक रिएक्टर का भूकंप आया। अब इस भूकंप को 1 से 2 में पहुंचने के लिए, है ना, 10 गुना और बढ़ना पड़ेगा। मतलब जो अभी जो वाइब्रेशन था, ये 10 बार 10 गुना बढ़ना पड़ेगा। मतलब अभी तक इसने 10 बार वाइब्रेट किया था, इसको 100 बार वाइब्रेट करना पड़ेगा, है ना। और 32 का 32 गुना कर दो, उतनी बिल्डिंग और तोड़नी पड़ेंगी, यानी उतनी ऊर्जा और विमुक्त करनी पड़ेगी। फिर 2 से 3 में जाने के लिए, है ना, फिर उसका 10 गुना कर दो। हाँ, समझ रहे हो कि 10 का 10 गुना कितना? 100 का 10 गुना कर दो, फिर उसका 10 गुना कर दो, फिर उसका 10 गुना कर दो। तो उससे हमें वाइब्रेशन पता चल जाता है। आपने सुना होगा
होगा कि इस बार का भूकंप 6.9 का आया था, 6 रिएक्टर का भूकंप आया था। तो 6 रिएक्टर का भूकंप आया तो समझ लीजिए 10 का 10 गुना 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 पहुंच जाओ, 32 गुना का 32 गुना का 32 गुना का 32 गुना का 32 गुना पहुंच जाओ। मतलब कि इतनी ऊर्जा विमुक्त हुई थी और इतनी बार वाइब्रेट हुई थी चीजें। समझ में आगे लगा होगा, क्लियर है। तो भूकंप की तीव्रता हम कैसे नापते हैं, भूकंप तीव्रता समझ में आ गई पहली बार जीवन में। चलिए अब वापस आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। तो भूकंप से अधिकतर जितने क्वेश्चन बनते थे वो सब समझ में आ गए हमको, अरे हाँ कि ना। अब एक और बात समझिएगा जरा सा कि अगर ये भूकंप, अगर जब ये तरंगे जो हैं, ये जो तरंगे हैं अगर ये स्थल पर जाती हैं, अगर ये ऊपर दौड़ कर जाती हैं और ये किसी जमीन को कपाती हैं, है ना, तो स्थल पर जाती हैं तो ये भूकंप है। लेकिन यही अगर महासागरों पे चली जाए, अगर यही चीज़ क्या करी जाए, महासागरों पर चली जाए, तो ये भूकंप नहीं है सर, फिर ये क्या है, सुनामी है। ठीक है ना, सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है आती हुई लहरें। क्या होती है, आती हुई लहरें। अभी भारत का वर्तमान का आधुनिकतम सुनामी केंद्र हैदराबाद में खोला गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत का सबसे आधुनिक सुनामी केंद्र कौन सा है, तो आंसर है हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हेडक्वार्टर भी क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हेडक्वार्टर भी लगाना है, एक हैदराबाद, दूसरा लखनऊ में भी बन गया है। इतनी बात आपको समझ में आई, तो सुनामी आपको समझ में आई। अगर वो धरातल पर ना जाकर वो समुद्र में चली जाए तो वो सुनामी है। सुनामी एक जापानी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, आती हुई लहरें। कई बार क्वेश्चन आया पेपर में, सुनामी कैसा शब्द है, जापानी शब्द, इसका मतलब क्या होता है, आती हुई लहरें। क्लियर है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको रिएक्टर पैमाना समझ में आ गया, क्लियर है। उसी प्रकार से आपको उसको नहीं समझना है, पुराने हो चुके हैं, बस आपको याद रखना है कि राशि फेरल पैमाना और मार्केली पैमाना का प्रयोग भी कभी ना कभी क्या करते थे, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता था। अब एक्चुअली में हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कि क्या होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना। तो पृथ्वी को हमने यहाँ पे 3 भागों में तोड़ दिया, एक है क्रस्ट, एक है मेंटल और एक है कोर। ठीक है, एक है क्रस्ट, एक है मेंटल और एक है कोर। तो सबसे पहले आपको घनत्व याद रखना पड़ेगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का औसत घनत्व बताइए, तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक और बात समझिएगा, अब हमने औसत घनत्व क्यों बताया आपको, क्योंकि भैया घनत्व जो है ना, वो प्रत्येक गहराई पर जाते समय, प्रत्येक पार्ट पर जाते समय यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है ना, अब घनत्व चेंज होगा तो दाब भी चेंज होगा, मतलब दाब कम होगा तो घनत्व कम होगा, दाब ज्यादा होगा तो घनत्व भी ज्यादा होगा। तो बार बार डिसकंटिन्यूटी आ रही है। डिसकंटिन्यूटी मतलब कि कंटिन्यू क्या होता है कि घनत्व एक समान रहे, दाब धीमे धीमे जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो बढ़ता चला जाए, लेकिन कहीं पर दाब कम तो कहीं पर दाब ज्यादा, कहीं पर घनत्व कम तो कहीं पर घनत्व ज्यादा होता है। तो जहां पर कम घनत्व होगा तो एकदम से ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा होगा, फिर जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है, जैसे मान लीजिए कि 3 के हिसाब से बढ़ा, 3 फिर 6 फिर 9 12 ऐसे बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं हो रहा है 3 तो कहीं हुआ 5 तो कहीं हुआ 9 तो एकदम से हो गया 13, है ना। तो जो डिसकंटिन्यूटी आती है इसको हिंदी में कहते हैं असंबद्धता। क्या कहते हैं इसे, असंबद्धता कहते हैं। क्लियर है। तो हमने यहां पर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो जो औसत घनत्व है वो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हाँ भाई, इसको भी यहां पर देख लेते हैं क्या, कि जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है इसका घनत्व कितना है, जो मेंटल है इसका घनत्व कितना है, और जो कोर है इसका घनत्व कितना है। अभी क्रस्ट में भी, क्रस्ट के घनत्व में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बच्चों वाले क्वेश्चन फिर बड़ों वाले क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं भाई क्या है कि क्रस्ट, अभी तो क्रस्ट में भी अंतर आएगा। अब क्या अंतर आया समझ लीजिए, पेपर में आया क्रस्ट का घनत्व कितना है, तो 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल का कितना है, तो मेंटल का बताना है 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका कितना है, तो 3.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो अगर आपसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए पृथ्वी के मेंटल का घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है, तो 5.6 बतानी है। कोर का पूछ ले तो 13.6 बताना है, क्रस्ट का पूछ ले तो 3.5 बताना है। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है जो आपके पीसीएस तक के पेपर में काम आ जाएंगे। अब आईएएस के पेपर में यहाँ पे घुमा देगा, क्योंकि क्रस्ट में भी 2 बार घनत्व चेंज होता है। ये तो हो गया औसत। हर आपसे कह दीजिए पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्रस्ट का औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मेंटल का औसत घनत्व 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सभी के क्या है, ये औसत हैं।
तो कोर भी दो भागों में बटेगा, मेंटल भी दो भागों में बटेगा और क्रस्ट भी दो भागों में बटेगा, है ना। खनिजता के आधार पर बट सकता है, वहां पर जो मटेरियल पाए जा रहे हैं या तत्व पाए जा रहे हैं पृथ्वी के अंदर, प्रत्येक पार्ट पे अलग अलग तत्व हो रहे हैं, अलग अलग खनिज पाए जा रहे हैं, तो दबाव भी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, या घनत्व भी ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। चलिए बात करना शुरू करते हैं। एक और बात, जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है इसको हम लोग कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं इसे? सियाल। जो मेंटल है इसे हम कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं इसे? सीमा। और जो कोर है इसे हम कहते हैं नीफे। क्या कहते हैं इसे? नीफे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि भैया सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम। क्या होता है? सिलिका और एल्युमिनियम। मेंटल में होता है सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है ना। और कोर में होता है निकिल और फेरस, मतलब कि आयरन, निकिल और आयरन। तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के कोर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो निकिल और आयरन पाया जाता है। मेंटल में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी बस नॉर्मल बातें समझ रहे हैं, साधारण बातें, कि कोर में पूछ ले तो निकिल और आयरन, मेंटल पूछ ले सिलिका मैग्नीशियम, और अगर क्रस्ट पूछ ले तो सिलिका और एल्युमिनियम। ये आपको बताना है ना। तो क्रस्ट को हम लोग सियाल, मेंटल को सीमा और कोर को नीफे कहते हैं। कई बार ये मिलान करने के लिए आया है, तो आप लोग मिलान कर लेंगे, है ना, जहां तक मुझे पता है। रफ कर दूं मैं इसको? रफ कर दूं? चलिए अब रफ कर देते हैं। हम लोग बड़ी बातें समझते हैं जिसके लिए हम लोग पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? क्रस्ट को दो भागों में तोड़ देंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? क्रस्ट को दो भागों में तोड़ देंगे, क्योंकि डेंसिटी यहां पर चेंज होती है। मेंटल को भी दो भागों में तोड़ देंगे और कोर को भी हम क्या करेंगे? दो भागों में तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो है, ये इसे कहेंगे अपर क्रस्ट। क्या कहेंगे? अपर क्रस्ट। इसे कहेंगे लोअर क्रस्ट। क्या कहेंगे? लोअर क्रस्ट। ये हो जाएगा अपर मेंटल, तो ये हो जाएगा लोअर मेंटल, तो ये हो जाएगा आउटर कोर, तो ये हो जाएगा इनर कोर। क्या हो जाएगा? इनर कोर हो जाएगा, है ना। तो आपको हमने बताया तो था ही, जैसे मान लीजिए ये है पृथ्वी, ये है कोर, ऐसे करके। तो आपको ये देखना है, यहां पर तो इंसान है, यहां पर तो इंसान चल रहे हैं, ये इंसान चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं तो महासागर भी पाया जाएगा ना। अब यहां पे ये मान लिए ये महासागर है, ये जल मंडल है, ये स्थल मंडल था, ये क्या है? ये स्थल मंडल है, और ये क्या है? जल मंडल है। तो भैया और ये देखिए, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये हो गया कोर। ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, सॉरी हाँ गलत हो गया, ऐसे कर लेते ना इसको। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर, ठीक है ना। तो अब यहां पर इंसान चल रहे थे, यहां पर इंसान चल रहे थे, और यहां पर क्या हो गया? यहां पर ऐसे जलमंडल हो गया, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, और ये वाला तीसरा पार्ट हो गया जो अंदर बैठ गया है, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा कि अब अगर यहाँ पे ये जल भरा हुआ है, यहाँ पर ये जल भरा हुआ है, तो ये जो क्रस्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कम होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज़्यादा होगी। इतनी बात क्लियर है आपको? हाँ कि ना? इतना तो होगा ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो क्रस्ट यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ठीक है ना। तो क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? ये अपर क्रस्ट था, ये लोअर क्रस्ट था, तो क्रस्ट जो है यहाँ से यहाँ तक चला है। तो भैया ये चलेगा 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक। कितना चलेगा? 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक। तो स्थल मंडल में तो ये 30 किलोमीटर है, स्थल मंडल में तो ये 30 किलोमीटर है, लेकिन जल मंडल में महासागरों से ये लगभग मान के चलिए कि 5 से 7 किलोमीटर होता है ना। तो महासागर में क्रस्ट जो होता है ना, वो 5 से 7 किलोमीटर नीचे तक होता है, क्लियर है। लेकिन जो स्थल मंडल है ना, यहाँ पर ये लगभग 30 किलोमीटर तक जाएगा। अब ये 30 किलोमीटर हो गया, अब इसके नीचे आते हैं तो ये मेंटल है, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 2900 किलोमीटर, है ना। तो 30 से 2900 किलोमीटर ये हो गया मेंटल, और 2900 से क्या हो गया? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। तो ये हो गया कोर। क्या हो गया? ये हो गया कोर, ठीक है ना। अभी जब ये कोर हुआ है तो आपको याद रखना है कि 2900 से 2951 तक, 2900 से 2951 तक, ठीक है ना। यहां पर ये 2900 से 2951 तक, यहां से लेकर यहां तक ये आउटर कोर होगा, और 2951 से लेकर 6371 तक ये इनर कोर होगा। उसी प्रकार से हम लोग मेंटल को भी कई भागों में बांटेंगे। 30 से 100 बांटेंगे, 100 से 200 बांटेंगे, 200 से 700 बांटेंगे, और 700 से फिर 2900 किलोमीटर तक बांटेंगे। तो आप सोच रहे होगे अरे यार ये तो परेशानी बढ़ती चली जा रही है ना। नहीं बढ़ती चली जा रही है, लेकिन एक ही बार तो आपको पढ़ना है, एक बार पढ़िए काम खत्म कीजिए। तो अब इसको मैं अलग अलग समझाता हूँ। पहले क्रस्ट पकड़ लेते हैं, फिर मेंटल पकड़ लेते हैं, फिर कोर पकड़ लेते हैं। तो इसको मैं अलग अलग समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आए, हौश पौश ना हो जाए, क्योंकि लाइव क्लास तो चल नहीं रही है।
तो हमने पहले क्रस्ट पकड़ लिया, ठीक है ना, हमने पहले ये क्रस्ट पकड़ लिया, ठीक है ना। तो अभी क्रस्ट पकड़ा तो ये अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है, ये अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है। तो ये 0 है और ये कितना है 30 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो 0 से 30 किलोमीटर ये हो गया, 0 से ये कितना हो गया 30 किलोमीटर हो गया। तो अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे दबाव कम पड़ रहा है ऊपर वाले परत पर, और यहाँ पर दबाव ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो घनत्व है वो 2.8 है, यहाँ पर जो घनत्व है 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन यहाँ का घनत्व बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी आई है ये जो बीच वाले पार्ट से है ना, यहाँ से ये डिसकंटिन्यूटी आई है, यहाँ से घनत्व चेंज हुआ है। तो जब यहाँ से घनत्व चेंज हुआ है तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आई है, इस डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं क्या, कोनोराइड। क्या कहते हैं इसे, कोनोराइड। क्या कहते हैं इसे, यहाँ पर मैं लिखूंगा असंबद्धता, असंबद्धता मतलब इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, असंबद्धता। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या है, कोनोराइड असंबद्धता है, ठीक है ना। आप जरा सा और नीचे आते हैं, अब जरा सा हम लोग और नीचे आते हैं। तो ये हो गया मेंटल, ये क्या हो गया मेंटल, इसको दो भागों में बांट लिया। तो ये वाला जो ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं अपर मेंटल और इसे कहते हैं लोअर मेंटल। लेकिन एक बात समझिएगा कि अब यहाँ से लेकर जब यहाँ तक आएगा, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तरंगे नीचे जा रही होंगी या दबाव ज़्यादा बढ़ रहा होगा तो घनत्व फिर से चेंज होगा। तो यहाँ पर भी एक डिसकंटिन्यूटी आई है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी आई है। तो इसे हम कहते हैं मोहर विकिक। क्या कहते हैं इसे, मोहर विकिक असंबद्धता। इसे क्या कहते हैं, मोहर विकिक असंबद्धता। क्लियर है। अब इसी प्रकार से अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी आई होगी डिसकंटिन्यूटी, तो इसे कहते हैं रेपेही असंबद्धता। क्या कहते हैं इसे, रेपेटी या रेपेही असंबद्धता, ठीक है ना। अब और नीचे जाते हैं, जब और नीचे जाएंगे तो इस प्रकार से दिखते हैं, है ना। तो ये हो गया आउटर कोर और ये हो गया इनर कोर। तो अब जब लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी होगी तो इसे कहते हैं, है ना, गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर भी ये होगी तो इसे कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। क्या कहते हैं, लेहमैन असंबद्धता। तो आपको कैसे याद हुआ, आपको ऐसे याद हुआ कोमोरेगुले, कोमोरेगुले, है ना। एक दो बार बोलना पड़ेगा बस याद हो जाता है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे पेपर में कई बार आया है कि बताइए कुल कितनी असंबद्धताएं होती हैं, डिसकंटिन्यूटी कितनी बार आती है पृथ्वी के अंदर जाने पर, तो 5 बार आती है ना। पहली अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच, मतलब कि देखिए क्रस्ट को 2 भागों में बांटेंगे, मेंटल को 2 भागों में बांटेंगे और कोर को 2 भागों में बांटेंगे, तो 3 तो यही हो जाएंगी, है ना। फिर एक क्रस्ट और मेटल के बीच में पाई जाएगी, एक मेंटल और कोर के बीच में पाई जाएगी। बात समझ में आ रही है। अच्छा, कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि जो इसका आउटर कोर है ना, वैज्ञानिकों ने बताया जो आउटर कोर है वो तरल माध्यम में है। तो आपसे पूछा जाए पृथ्वी का कौन सा पार्ट तरल माध्यम में है, तो आपको बताना है आउटर कोर, ठीक है ना। लेकिन जो इनर कोर है वो ठोस माध्यम में है, जो इनर कोर है वो किसमें है, ये ठोस माध्यम में है। आपको ये बताना है, याद रखना भैया, ठीक है ना, कि पृथ्वी का कौन सा पार्ट ठोस भाग में है तो आपको बताना है आंतरिक कोर, कौन सा भाग तरल माध्यम में तो आपको बताना है क्या, आउटर कोर। अब इसी में एक और बात समझिएगा, घनत्व की बात हो रही थी ना, इसको मैं रख कर दूं जल्दी से। अब घनत्व की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, घनत्व की बात। तो भैया देखो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का आपको डेंसिटी समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इस मेंटल को हम जरा पकड़ते हैं, इस मेंटल का एक चित्र बनाते हैं यहाँ पर बेटा, ठीक है ना। इस मेंटल का यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, आराम समझिएगा कि एक तो ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है ना। आप सोच रहे होगे इतना पढ़ पढ़ के हम भी मेंटल ना हो जाए, ठीक है ना। तो अब मेंटल को हमने अलग भागों में बांटा है। हम चाहे तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा सकते हैं कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता क्या है मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। क्या हम पेपर बना रहे हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा है वो पेपर बना रहा है। एक बार ऐसा पढ़ो कि जिंदगी में फिर किसी को पढ़ा सको या उसका मुंह तोड़ जवाब दे सको, ये ना कहे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना तुम समझाओ, है ना, तुम बस वही किताब में जो लिखा है वही समझा के चले आए, है ना। या फिर जो किसी ने बताया टीचर ने कि ये डाटा याद कर लो, इतना ये होता है, इतना ये होता है, आप वही समझा के चले आए, है ना। पढ़ो अच्छा सर,
वापस आते हैं। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, तो हमने आपको क्या बताया, ये 30 किलोमीटर से शुरू होता है और कितने तक जाता है, 2900 किलोमीटर तक जाता है। ये तो बताया हमने आपको, 30 किलोमीटर शुरू होता है और 2900 किलोमीटर तक जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये डिसकंटिन्यूटी थी ना, देखो ये डिसकंटिन्यूटी है, ये वाली देखो, ये डिसकंटिन्यूटी ना, ये वाली, तो हमने ये ऊपर डिसकंटिन्यूटी लिख दी है। अब जो अपर मेंटल है इसको हम लाएंगे 30 से 100 किलोमीटर के बीच, यहाँ पर लिख देते हैं अपर मेंटल। इसको जब हम 30 से 100 किलोमीटर के बीच में लाएंगे, ये है 100 किलोमीटर, आराम समझिएगा, इसको हम ले आते हैं 100 किलोमीटर के बीच। जब ये 100 किलोमीटर के बीच लाते हैं तो यहाँ पर लोअर क्रस्ट का कितना घनत्व था, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से 30 से 100 किलोमीटर का जो घनत्व है वो होगा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से लेकर यहां तक का जो था ये हो गया 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। हाँ, अगले 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक, अगले 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक क्या होता है, अगले 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक ये हुआ कि यहां का घनत्व बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जब दाब बढ़ रहा है, जब नीचे जा रहे हैं दाब बढ़ रहा है तो घनत्व भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहां का जो डेंसिटी थी वो कम हो गई और कितनी हो गई, 4.3, कितनी हो गई, 4.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बहुत एक पॉइंट खतरनाक आया कि भैया पहले तो अब जब यहां से जब बढ़ेंगे तो धीमे धीमे घनत्व तो बढ़ते चला जाना चाहिए था। तो पहले यहाँ 2.8 था यहाँ पर, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पर हल्का सा बढ़ा 5.5 हो गया, तो 5.5 के बाद आगे बढ़ना चाहिए ना, 5.5 के आगे। लेकिन जैसे 100 किलोमीटर के आगे 200 किलोमीटर तक जाते हैं ये वाला, तो 100 से 200 के बीच में जो घनत्व होता है वो 4.3 होता है। ठीक, इस बात का पता हमें कैसे चला था, इस बात का पता चला था जब हमने भूकंप की तरंगों से नापा था। तो यानी कि यहाँ पर तरंगों की चाल कम हो रही है, यहाँ पर तरंगों की चाल कम हो रही है तो इन्हें घनत्व भी कम हो रहा है। इसका मतलब ये है जो 100 से 200 किलोमीटर वाला एरिया है पृथ्वी के अंदर वाला, है ना, ये सेमी लिक्विड है, मतलब कि अर्ध तरल अवस्था में है। बस यही हम पॉइंट समझाना था कि बताइए कौन सी अवस्था अर्ध तरल अवस्था में है। तो आपको बताना है अपर मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है। इस कारण से यहाँ का घनत्व क्या हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है। तो इसी को ये अर्ध तरल अवस्था में है या सेमी प्लास्टिक अवस्था में या किसी अवस्था में है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस 100 से 200 किलोमीटर के जोन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी। तो 100 से 200 किलोमीटर के जोन को यहां लिख देते हैं। 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, है ना, निम्न गतिकी का क्षेत्र। कई बार पेपर में आया है कि जोन ऑफ लो वेलोसिटी कौन सा क्षेत्र होता है, तो जोन ऑफ लो वेलोसिटी अपर मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5.5 था, यहाँ पर 5.5 था। अब जब 200 से अगले 700 किलोमीटर तक जाते हैं, फिर 700 के बाद लोअर मेंटल शुरू हो जाता है। 700 किलोमीटर के बाद क्या होता है, लोअर मेंटल शुरू हो जाता है। ये सब क्या था, ये सब था अपर मेंटल, ये सब क्या था भैया, ये सब था अपर मेंटल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर ला 30 से 100 तक कितना था 5.5, 100 से 200 कितना हो गया 4.3। अब 200 से 700 फिर कितना हो जाएगा 5.5, और फिर लोअर मेंटल कितना हो जाएगा, लोअर मेंटल हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ये 2.8 था, ये 3 हो गया, फिर यहां से यहां 5.5 हो गया, फिर इसके नीचे क्या हो गया 4.3 हो गया, फिर यहां पर 5.5 हो जाएगा। मतलब अपर मेंटल में 3 बार घनत्व चेंज हुआ है। पहले 5.5 था, फिर 4.3 हो गया, फिर 5.5 हो गया, और नीचे तक आते आते ये 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और जब आउटर कोर में गए तो यहां पर ये 11 हो गया, और जब इनर कोर में गए तो यहां पर 13.6 ग्राम हो गया। कितना हो गया 13.6 ग्राम। मतलब कि जब जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे घनत्व बढ़ेगा। तो इनर कोर का जो घनत्व है वो 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, आउटर कोर का है 11 सेंटीमीटर प्रति क्यूब, और इसका लोअर मेंटल का है 10 ग्राम, और अपर मेंटल का 2 बार चेंज हुआ। पहले 5.5 था, फिर 4.3 हो गया, फिर 5.5 हो गया। उसके पहले अपर क्रस्ट का कितना था 2.8, उसके नीचे क्या था लोअर क्रस्ट का 3.0।
बात समझ आ रही है, ठीक है ना। हौच पौच होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा ये हौच पौच है, आपको अगर हौच पौच लगे तो आप कुछ नहीं करना है, वीडियो को पीछे से रिवाइंड करना है और फिर से मैं क्या कह रहा हूं उस पर बहुत ध्यान से गौर करना है। आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जब दुनिया को क्लियर हो जाती क्लास में तो आपको क्यों नहीं क्लियर होंगी, ठीक है ना। इतनी आपको बात समझ में आई, और इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आज का लास्ट क्या है कि पृथ्वी के पूरे भाग में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व किस परसेंट में पाया जाता है, पहला क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसको मैं क्या करता हूं, रफ कर देता हूं जिससे आपको पता चल जाए, क्लियर है। अच्छा, अगर आपको कोई कह दे कि आउटर जो कोस्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ऐसा कौन बता रहा है, तो ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, ऐसा बता रहा है IUGG। अभी IUGG क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजी GEODSY एंड जियोफिजिक्स, GEOफिजिक्स की स्पेलिंग जानते हो, क्लियर है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स ने बताया है कि जो आउटर कोर है वो तरल अवस्था में है, जबकि इनर कोर क्या है, सॉलिड अवस्था में है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको समझ में आई। तो पृथ्वी के 5 असंबद्धताएं थी, कोमो रेगुले है ना, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में, फिर क्रस्ट और पहले क्रस्ट मेंटल के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, ये 2 हो गई। फिर क्रस्ट को 2 भागों में बांट दो, मेंटल को 2 भागों में बांट दो और कोर को 2 भागों में बांट दो, तो टोटल 5 असंबद्धताएं हो जाएंगी। तो आपको ऐसे लाइन से ही याद रखनी है। अब आपको एक समस्या ये आ रही होगी कि घनत्व कैसे याद किया जाए, नहीं याद करना है, बस मैंने आपको समझाने के लिए ये पॉइंट लिखे हैं, है ना। तो आपसे बस क्या याद करना है, जो शुरू में बताया था क्या कि क्रस्ट का औसत घनत्व कितना बताया था, क्रस्ट का औसत घनत्व 3.5, मेंटल का बताया था 5.5, है ना। तो बताया था 3.5, 5.6 और 13.5 या 13.6। तो आपको क्रस्ट मेंटल कोर का औसत घनत्व याद रखना है। बस मैंने आपको तरल अवस्था सॉलिड अवस्था बताने के लिए ये आंकड़े उठाए थे, ठीक है ना, घनत्व के जो आंकड़े थे। आपको याद नहीं करना है, आपको इतना परेशान नहीं होना है, क्लियर है। तो आज का लास्ट हमें बताना है आपको, आज का लास्ट क्या बताना है कि कौन सा तत्व किस मात्रा में पाया जाता है। इसको मैं रफ कर देता हूं जल्दी से। तो आपको बताना है, जल्दी बताइए। पृथ्वी पर अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सर्वाधिक, पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक तत्व कौन सा किस परसेंट में पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये बीमार हो गया है। पृथ्वी के अंदर, है ना, कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है ना। तो देखते हैं भाई, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है क्या, लोहा। सबसे ज्यादा मात्रा में होता है लोहा, आयरन, है ना। तो आयरन से कम होता है क्या, ऑक्सीजन, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एल्युमिनियम ने निकिल, एल्युमिनियम ने क्या है, निकिल, है ना, निफे तो होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आयरन, उससे कम क्या होता है, ऑक्सीजन, उससे कम क्या होता है, सिलिका, उससे कम क्या होता है, मैग्नीशियम, और उसके नीचे क्या होता है, निकिल, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो नंबर 1 पे है लोहा, दूसरे पर है ऑक्सीजन, तीसरे पर है सिलिका, चौथे पर है मैग्नीशियम, छठे पर है निकिल। तो अगर आपका परसेंटेज पूछ लिया जाए, और नहीं पूछा था वैसे पूछ लिया जाए, तो 35, 30, 15, 3, 2, 35, 30, 15, 3, 2, ठीक है ना। तो पृथ्वी के अंदर लगभग 35.5% क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी के अंदर की बात हो गई, ये पृथ्वी के अंदर की बात हो गई। बात है पृथ्वी की भूपर्पटी, भूपर्पटी मतलब होता है क्रस्ट। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, लगभग 47.8%, है ना। तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर आता है सिलिका, फिर क्या आता है, सिलिका, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर क्या आता है, एल्युमिनियम। तो पहला क्या आता है, ऑक्सीजन, फिर आता है सिलिका, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है आयरन, फिर आता है मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम। तो आपसे पूछ दिया जाए पृथ्वी पर, पृथ्वी की भू प्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको बताना है, क्या बताना है, ऑक्सीजन। सिलिका कितने % पाया जाता है, 27। ये कितने % पाया जाता है, 8, है ना। तो एल्युमिनियम कितने % पाया जाता है, 8। आयरन कितने % पाया जाता है, 5, और ये 2, ठीक है ना। तो हमने आपको शुरू के 5 पद बता दिए। तो पृथ्वी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो लगाना है लोहा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम सिलिका। पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है सर, है ना। और पृथ्वी की भू प्रपट्टी की बात की जाए, पृथ्वी के क्रस्ट की बात की जाए, तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। उसके नीचे क्या है, सिलिका। उसके नीचे क्या है, एल्युमिनियम। उसके नीचे क्या है, आयरन। और सबसे नीचे क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है ना। इतनी में कोई समस्या नहीं। तो ऑक्सीजन अगर ऑप्शन में ना लगा है तो क्या लगा देना है, सिलिका लगा देना है, ठीक है ना। तो सिलिका ऑप्शन में ना है तो एल्युमिनियम लगा देना है। तो हमने इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी, पृथ्वी की भू प्रपट्टी पर क्या पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या हो सकता है, ज्वालामुखी के हिसाब से पढ़ा, भूकंप के हिसाब से पढ़ा। भूकंप के तो सारे पॉइंट क्लियर कर दिए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव सारी क्लियर कर दी थी। तो अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, उन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। अब मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन दूंगा और इस 5 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। तो भैया पहला क्वेश्चन आपको बताना है, जोन ऑफ लो वेलोसिटी कितने किलोमीटर पर होती है, और दूसरा ये पृथ्वी के किस भाग में होती है ना, पृथ्वी के किस भाग में, क्रस्ट, मेटल और कोर में किस भाग में, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी में बताना है आपको कि धरातलीय तरंगे कौन सी हैं, धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव, धरातलीय तरंगे कौन सी होती हैं। अगला आपको बताना है सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ की खोज किसने की थी, सीस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, ये हमने नहीं बताया तो आपको बताना है सीस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। अगला बताना है रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल में अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जा रहे हैं तो गतिशीलता यानी कि कंपन कितना बढ़ना चाहिए और ऊर्जा कितने गुनी विमुक्त होनी चाहिए, है ना। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन आपको बताना है, पांचवा क्वेश्चन आपको बताना है कि क्रस्ट मेटल कोर, है ना। मतलब आप बताना पृथ्वी के अंदर जो 5 असंबद्धताएं हैं, 5 असंबद्धता है पृथ्वी के अंदर, 5 असंबद्धता है ना। तो आप बस एक काम कीजिएगा कि लाइन से वो 5 असंबद्धताएं, है ना, को से क्या होता है हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है ना। आपको 500 असंबद्धताएं लाइन से लिखनी है कमेंट बॉक्स में, और कमेंट सब लोग करा करिए, ठीक है ना। तो लाइन से सबको लिखना है, पहला क्या होती है, दूसरी क्या होती है, तीसरी क्या होती है, चौथी क्या होती है और पांचवी क्या होती है। तो 5 संबद्धताएं आपको लाइन से लिखनी है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, लगे रहिए मेरे साथ, सिलेक्शन यहीं से होगा। थैंक यू।